ऑरलैंडो की मुलाकात। रोजालिन, याद रखिए, शी इज द लीड कैरेक्टर ऑफ एज यू लाइक इट। She also shares the responsibility of creating wit and humor in the play. रोजालिन के ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि वह इस प्ले में विट एंड ह्यूमर क्रिएट करे। इस वजह से यह थोड़ी सी दिल लगी कर रही है ऑरलैंडो के साथ, थोड़ी सी दिल लगी कर मुलाकात होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। ऑरलैंडो पूछता है, हम लोग पढ़ रहे थे किस पेज पर, किस पेज पर पढ़ रहे थे, बताती है। पेज नंबर 40। ठीक है, इसी फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में मैं रहती हूँ, इसी फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में मैं रहती हूँ। ऑरलैंडो को विश्वास नहीं होता है। Your accent is something finer than you could purchase in so removed village। बोलता है कि नहीं, तुम्हारा एक्सेंट ऐसा है कि तुम जंगल की निवासी नहीं लगती। याद रखिएगा, ये आगे भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप चाहे जितना भी सज धज लें, आप चाहे जितने कीमती कपड़े पहन लें, चाहे आपके हाथ में जितना भी कीमती मोबाइल हो, आप मुंह खोलेंगे और पकड़ में आ जाएंगे कि आप ही चाक के हैं या बड़का गांव के। मुंह खोले और आपकी पोल खुल जाएगी। रोजालिन भी, who she is, रोजालिन है कौन? ये प्रिंसेस है। फिलहाल कहाँ रह रही है ये फॉरेस्ट ऑफ गार्डन में आकर के रह रही है। लेकिन इसने मुंह खोला तो पता चल गया कि ये फॉरेस्ट की निवासी नहीं है, ये जंगल में रहने वाली नहीं है। रोजालिन बोलती है, I've been told so of many। रोजालिन बोलती है कि हाँ, ये बात मुझको कई लोगों ने बतलाया। अब विट एंड ह्यूमर क्रिएट करने के लिए आपके अंदर तुरंत सोच सकने की और जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। बोलते हैं कि I've been told so of many। कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि तुम्हारा एक्सेंट जो है वो जंगल के निवासियों जैसा नहीं है। But indeed, an old religious uncle of mine taught me to speak। बोलती है कि मेरे एक अंकल थे जो रिलीजियस नेचर के थे, उन्होंने मुझे इस तरह से बोलना सिखाया। Was in his youth an inland man, जो अपनी जवानी के दिनों में शहर में रहा करते। One that knew courtship too well। और मेरे अंकल को कोर्टशिप बड़ा अच्छा आता था। कोर्टशिप मींस कि किस प्रकार लड़कियों से प्रेम किया जाता है, किस प्रकार उस प्रेम को कंटिन्यू किया जाता है, किस प्रकार रूठी हुई लड़कियों को मनाया जाता है इत्यादि मेरे अंकल को बड़ा अच्छा आता था। For there he fell in love, क्योंकि शहर में उन्हें किसी से प्रेम हो गया था। I've heard him read many lectures against it। मैंने कई बार उनसे लेक्चर सुना है कि मनुष्य को प्रेम नहीं करना चाहिए। And I thank God I'm not a woman। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं स्त्री नहीं हूँ और मैं किसी के प्रेम में नहीं हूँ। To be touched with so many giddy offenses as he has generally taxed their whole sex withal। मेरे अंकल ने पूरी महिला जाति पर बहुत सारी बातें बोली थी कि उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, उनसे बच करके रखना चाहिए। Can you remember any of the principal evils that he laid to the charge of women? क्या तुमको याद है कोई ऐसी बुराई जो तुम्हारे अंकल ने स्त्री प्रेमियों में बतलाया, प्रेमिकाओं में बतलाया? कोई ऐसी बुराई कोई तुम्हें याद है जो महिलाओं में होता है और इस वजह से उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए? There were none principal। कोई भी प्रमुख बुराई नहीं है। They were all like one another। सारी की सारी बुराइयां जो थी एक जैसी है, इसलिए कोई बुराई ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई बुराई कम महत्वपूर्ण ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंकल ने प्रेमिकाओं में जो बुराइयां बताई है वो सब मुझको मालूम और सारी बुराइयां एक जैसी है। I pray thee recount some of them। उस बारे में कुछ बताओ मुझे।
कि कौन कौन सी बुराइयां होती है प्रेमिकाओं में और क्यों बचना चाहिए उनसे। रोजालिन बोलती है कि ना, I will not cast away my physique, but on those that are sick. मैं अपना ये ज्ञान किसी ऐरे गहरे नथु खैरे को नहीं बता सकती, किसी मामूली इंसान को मैं नहीं बता सकती। फिजिक मीन्स ज्ञान, यह ज्ञान मैं किसी मामूली आदमी को नहीं दे सकती, यह ज्ञान मैं सिर्फ उसी को दे सकती हूँ जो प्रेम में परेशान है। बट ऑन दोज दैट आर सिक, केवल उन्हीं को बतला सकती हूँ जो बीमार है। बीमार है मतलब क्या चीज का है? जो किसी के प्रेम में पड़े हुए हैं। There is a man who haunts the forest that abuses our young plants with carving Rosalind on their barks. इस जंगल में भी ऐसा एक आदमी है जो पूरे जंगल के पेड़ों को चौपट कर रहा है, उस पर अपनी प्रेमिका रोजालिन का नाम लिख लिख करके। रोजालिन को क्यों नहीं पहचान पा रहा है ऑरलैंडो? सर डिस्गाइज्ड, ये याद रखिएगा। रोजालिन किसके वेश में है? क्या नाम है रोजालिन का फिलहाल? गैनीमेड। इसलिए वो नहीं पहचान पा रहा। रोजालिन गैनीमेड। Hangs upon hawthorns and elegies on brambles. वो हाथोर्न के पौधों पर, फूल का पौधा है, उस पर वो अपनी ओट्स को टांग रहा है, और ब्रैम्बल्स नाम के गीतों पर वो अपनी, ब्रैम्बल्स नाम के पौधों पर वो अपनी एलिजीज टांग रहा है। तो मैं तो उसकी तलाश में हूं, उसे बताऊंगी मैं। I am he that is so love shaped. मैं ही वो युवक हूं जो प्रेम में इस प्रकार से व्याकुल हूं। I pray you tell me your remedy. मेरा आग्रह है तुमसे कि तुम मुझे कुछ मेरे प्रेम के रोग का इलाज बताओ। सेलिन बोलती है, There is none of my uncle's marks upon you. मेरे अंकल ने प्रेमियों की निशानी जो बतलाई थी, उनमें से एक भी लक्षण तो तुम्हारे चेहरे पर नजर आ नहीं रहा है। तो क्या सचमुच में सीरियसली रोजालिन बातें कर रही है इस तरह से ऑरलैंडो से? नहीं, वो दिल लगी कर रही है, वो मजाक कर रही है, वो हंसी मजाक कर रही है। ऑरलैंडो पूछता है, व्हाट आर हिज मार्क्स? प्रेमी के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो आपके हिसाब से क्या क्या होते हैं? आप बतला दीजिए, आप बतला दीजिए, फिर हम बतला देंगे प्रेमियों की क्या क्या पहचान होते हैं। आपने ऑरलैंडो का जमाना तो देखा नहीं है, शेक्सपियर का जमाना नहीं देखा है, लेकिन आज के जमाने को तो आप देखते हैं, प्रेमियों को क्या क्या निशान होते हैं। टैटू बनाता है। क्या होता है? टैटू बनाता है सर, इसका नाम क्या? टैटू रहता है, ठीक है। और कुछ? डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। और डिस्टर्ब रहेगा, टैटू रहेगा। और सर प्यार में आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड तो वही डिस्टर्ब हो गया, एक ही बात, तो फिर दो बार नहीं कर सकते हैं। चलिए हम बतला देते हैं क्या निशानी होता है, आप लोग खुद को टटोल लीजिएगा। याद रखिए, व्हेन यू स्टडी लिटरेचर यू स्टडी मैन एंड मैनर्स। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो मैन एंड मैनर्स पढ़ते हैं, और मैन एंड मैनर्स आप तब पढ़ पाएंगे जब अपने इर्द गिर्द देखेंगे, समझेंगे। उसके पास बाइक जरूर रहेगा, माँ बाप से जिद करा करके बाइक जरूर खरीदो, और मामूली वाली बाइक नहीं। भले ही किस्त देने की औकात नहीं हो उसकी, लेकिन वो बाइक जरूर खरीदेगा। अपनी बाइक नहीं है तो दोस्त की मांग करके ले आए, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। उसके रिस्ट में कम से कम 3 इंच का धागा चाहे रिस्ट बैंड कुछ जरूर बंधा हुआ रहेगा। यस सर। मोबाइल भी हर 20 सेकंड में वो अपना बाल जरूर छुएगा, बाल को जरूर सेट करेगा। सर बड़ा बड़ा बाल। 15 दिन से नहीं नहाया, हर थोड़ी देर पर अपना मोबाइल जरूर चेक करेगा, भले ही कोई मैसेज आता हो ना आता हो। स्पोकन इंग्लिश का क्लास जरूर जाएगा, स्पोकन इंग्लिश का क्लास जरूर करेगा, भले कुछ समझ में आना है ना आना है। और यूपीएससी की तैयारी,
और जहाँ लड़के चाहे नाम लिखना नहीं आ रहा, तो ये सारे कुछ लक्षण होते हैं, ये सारे कुछ लक्षण होते हैं। ऑरलैंडो के क्या लक्षण? रोजालिन बोलती है कि प्रेमियों के क्या लक्षण होते हैं। अलीन चीक, धंसे हुए गाल, विच यू हैव नॉट, जो कि तुम्हारा नहीं है। अ ब्लू आई, नीली आंखें। संकन, जो धंसी हुई हो, व्हाट यू विच यू हैव नॉट, जो कि तुम्हारे नहीं है। अन अनक्वेश्चनेबल स्पिरिट विच यू हैव नॉट, जो कुछ भी बता दिया जाता है वो आसानी से मान लेता है। अ बियर्ड नेग्लेक्टेड, एक बढ़ी हुई दाढ़ी जो ढंग से ट्रिम्ड नहीं हो, बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी, तो इस तरह से वो कुछ कुछ निशान बतलाती जो कि तुम्हारे नहीं है। एंड बोलता है फिर यूथ, I could make thee believe I love. काश मैं तुम्हें विश्वास दिला पाता कि मुझे भी प्रेम है रोजालिन से। Believe it. You may as soon make her that you love believe it. बोलती है कि नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती, तुम्हें ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है। नेक्स्ट डायलॉग, I swear to thee, मैं कसम खा करके बोल रहा हूँ यूथ, by the white hand of Rosalind, रोजालिन की खूबसूरत हाथों की कसम खा करके बोल रहा हूँ। I am that he, मैं ही वो युवक हूँ जो पूरे जंगल में पेड़ों पर कविताएं टांग रहा है और जो रोजालिन से प्यार करता है। But are you so much in love as your rhymes scheme? क्या तुम सचमुच में रोजालिन से उतना ही प्यार करते हो जितना तुम्हारी कविताओं में लिखा हुआ है? ऑरलैंडो बोलता है, neither rhyme nor reason can express how much. ना ही मेरी कविताएं और ना ही मेरा दिमाग व्यक्त कर सकता है कि मैं उससे कितना प्यार कर सकता हूं। रोजालिन बोलती है, लव इज merely a madness. आपके व्हाट्सएप का ये स्टेटस हो सकता है या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लव इज रियली मियरली अ मैडनेस नाम की लाइन किस कविता, किस किताब से ली गई है। तो ये रोजालिन का बोला हुआ डायलॉग है, ध्यान रखिए। And I tell you, deserve as well a dark house and a whip as madmen do. बोलती है कि प्रेमी जो होते हैं उनको जरूरत होती है अंधेरे कमरे में और चाबुक से पीटा जाए। तुम्हारी बीमारी का ये इलाज है। एक तरीका ये भी है, yet I profess curing it by counsel. लेकिन मैं इस प्रेम को ठीक कर सकती हूँ, इस प्रेम के रोग को ठीक कर सकती हूँ काउंसिल से, सलाह से। Did you ever cure any so? क्या तुमने कभी किसी का इलाज कराया है, किया है? तो रोजालिन बतलाती है कि हाँ, yes one and in this manner, हाँ मैंने एक का इलाज किया है और इसी तरीके से मैंने इलाज किया है, उससे बातचीत करके उससे समझा। ऑरलैंडो का डायलॉग है नेक्स्ट, I would not be cured you. मेरा इलाज नहीं हो सकता है। I would cure you. मैं तुम्हारा इलाज कर सकूंगी if you would but call me Rosalind. तुम मुझे आज से रोजालिन कह करके पुकारना शुरू करो एंड कम एवरीडे टू माय कोर्ट, और मेरे कॉटेज प्रतिदिन आया करो एट भूमि और मुझसे प्रणय निवेदन किया करो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। क्या सलाह दे रही है रोजालिन? रोजालिन जो अभी गैनीमेड के वेश में है वो बोलती है कि ऑरलैंडो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूं अगर तुम मुझे रोजालिन मान लो और प्रतिदिन तुम मेरे कॉटेज में आओ और मुझसे ऐसे ही व्यवहार करो जैसे मैं रोजालिन हूं। तुम मुझसे आई लव यू बोलो और मैं तुम्हारे इस रोग का इलाज कर दूंगी। दरअसल रोजालिन चाह क्या रही है? रोजालिन चाह रही है थोड़ी सी दिल लगी और हर रोज ऑरलैंडो से मिलना। ऑरलैंडो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इसी सेक्शन का आखिरी डायलॉग देखिए रोजालिन का। अब रोजालिन बोलती है, नहीं, यू मस्ट कॉल मी रोजालिन। जब वो गैनीमेड बोलता है तो रोजालिन बोलती है कि नहीं, तुम अभी से मुझको रोजालिन बोलना शुरू करो। कम सिस्टर, विल यू गो? चलो सीरिया चला जाए। और सीरिया के साथ रोजालिन चली जाती है, वहीं पर ऑरलैंडो को छोड़ करके। इधर सीन 3, टचस्टोन नाम का एक फिलोसफर है, क्लाउन फिलोसफर। ये तो जो जंगल में आया था इन लोगों के साथ। टचस्टोन को ऑड्रे नाम की एक शेफेट्रेस से प्रेम हो गया है।
ऑड्रे नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया है जो इसी जंगल में रहती है, भेड़ों को चराती है। लेकिन ऑड्रे जो है थोड़ी सी नकचढ़ी है और वो आसानी से टचस्टोन के प्रेम को स्वीकार नहीं कर रही। तो इन दोनों के बीच बातचीत होती है। हम लोगों को इन दोनों के बातचीत से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है और हमको मन भी नहीं लगता है इन लोगों की बातों में, और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डायलॉग है नहीं। टचस्टोन ऑड्रे से शादी करना चाहता है। जैक्स भी इन लोगों के साथ है। जैक्स भी समझा बुझा रहा है। पादरी को भी बुला लिया जाता है जंगल में ताकि टचस्टोन और ऑड्रे की शादी करा दी जाए। एंटर सर ओलिवर मार्टेक्स्ट। मिल गया, लगभग एक पन्ना आगे, पेज नंबर 42 या 43 में देखिए, मिला। Yes. सर ओलिवर मार्टेक्स्ट आया है इन दोनों की शादी कराने के लिए, लेकिन ये दोनों को तो शादी करना नहीं है। आपस में उसी समय शादी के टाइम में झगड़ा हो गया और उसके बाद शादी नहीं हुई। दोनों अपने अपने अलग अलग राह चले गए। टचस्टोन अलग राह चला गया और ऑड्रे अपनी अलग राह चली गई। ऑड्रे थोड़ी सी नकचढ़ी लड़की है और ओलिवर मार्टेक्स्ट भी वापस शहर की ओर लौट गया। इनकी शादी नहीं हुई। सीन 4 पर आइए, पेज नंबर मेरे ख्याल से 44 होगा। मिल गया? यस सर। वापस आइए। हम लोगों का मेन कंसर्न था रोजालिन, सीलिया, ओलिवर एंड ऑर्लैंडो। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन का सीन है। रोजालिन और सीलिया आती है स्टेज पर। रोजालिन बोलते हैं नेवर टॉक टू मी, आई विल वीप। सीलिया मुझसे बात मत करो, मुझे रुलाई आ रही है। क्यों रुलाई आ रही है? इमोशनल। टेक्स्ट किया गया था प्रेमी को, व्हाट्सएप मैसेज किया गया था और प्रेमी ने पिछले 1.5 घंटे से कोई जवाब नहीं दिया, तो तनाव तो होगा। यहां पर व्हाट्सएप तो था नहीं। ऑरलैंडो ने बोला था गैनीमेड से कि मैं मिलने आऊंगा और ऑरलैंडो आया नहीं है। रोजालिन बोलते हैं नेवर टॉक टू मी, आई विल वीप। मैं रोने लगूंगी। I breathe, but yet have the grace to consider that tears do not become a man. सीलिया भी उससे दिल लगी कर रही है कि रो मत, पुरुषों को शोभा नहीं देगा आंसू, क्योंकि ये गैनीमेड की वेशा में है। But have I not cause to weep? लेकिन क्या मेरे पास रोने का पर्याप्त कारण नहीं मौजूद है? As good cause as one would desire। बोलती है कि हाँ है तुम्हारे पास रोने का कारण, therefore weep, तो रो। क्या करेंगे हम? दरअसल ऑरलैंडो ने प्रॉमिस किया था कि आएंगे, लेकिन ऑरलैंडो को आने में देर हो रही है। 2-3-4 लाइन आगे देखिएगा। रोजालिन बोलती है बट व्हाई डिड ही स्वेयर ही वुड कम दिस मॉर्निंग एंड कम्स नॉट। उसने तो प्रॉमिस किया था कि आज सुबह आएंगे, लेकिन आया नहीं है। ने सडनली देयर इज नो ट्रूथ इन हिम। सीलिया उसे और चढ़ा देती है, बोलती है कि सच्चा इंसान नहीं है वो, सच्चा प्रेमी नहीं है। डू यू थिंक सो? क्या तुमको ऐसा लगता है? तो बोलती है कि हाँ मुझको तो ऐसा ही लगता है। 2 लाइन नीचे रोजालिन फिर बोलती है नॉट ट्रू इन लव। सच्चा प्रेमी नहीं है। यस व्हेन ही इज इन, बट आई थिंक ही इज नॉट इन। वो सच्चा प्रेमी नहीं है। इसी तरह की दोनों बातें कर रही है। सीलिया बोलती है was is not is। इसी डायलॉग के अंत में देखिए he attends here in the forest on the duke। सीलिया बोलती है कि ऑरलैंडो ड्यूक के साथ रहता है। कौन सा ड्यूक? द रियल ड्यूक, योर फादर, तुम्हारे पिता के साथ इस फॉरेस्ट में रहता है। रोजालिन तब बतलाती है, ये एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है, आई मेट द ड्यूक यस्टरडे। हाँ, मेरी मुलाकात रियल ड्यूक से कल हुई थी। रियल ड्यूक से कल हुई थी मतलब अपने पिता से मुलाकात हुई थी मेरी कल। एंड हैड मच क्वेश्चन विद हिम, और उन्होंने मुझसे काफी सवाल जवाब किया। He asked me of what parentage I was। रियल ड्यूक ने मुझसे मेरे माता पिता के बारे में पूछा। of as good as he, मैंने जवाब दिया कि मेरे पिता जो हैं बिल्कुल आप ही की तरह हैं। क्यों ऐसा जवाब दिया? क्योंकि वही ना है सर उसके पिता। वही पिता था।
और रियल ड्यूक ने रोजालिन को क्यों नहीं पहुंचा? बिकॉज रोजालिन वॉज डिस्गाइज्ड। रोजालिन वेश बदले हुए थी। सो ही लाफ्ड एंड लेट मी गो। वो हंस पड़े मेरी जवाब को सुनकर के और मुझे बोला कि ठीक है जाओ। बट व्हाट टॉक वी ऑफ फादर्स, लेकिन बाप के बारे में क्या बात करें? व्हेन देयर इज सच अ मैन एज ऑरलैंडो, जब सामने में मेरा प्रेमी हो। मुझे तो प्रेमी के बारे में बात करना चाहिए, पिताजी के बारे में क्या बात करें? लेकिन ऑरलैंडो का कहीं पता नहीं है। ओ दैट्स अ ब्रेव मैन। सीलिया बोलती है कि हाँ, आदमी तो बड़ा बहादुर है। He writes brave verses, शानदार कविताएं लिखता है। Speak brave words, शानदार बातें करता है। Sweats brave oaths, कसमें खाता है। Breaks them bravely, और उन कसमों को आसानी से तोड़ भी देता है। तो ये सब बातें उसको और चिढ़ाने का काम कर रही है उसकी सहेली या उसकी कजिन जो भी हो। इतने में कोरिन वहां पर आता है। कोरिन कौन है? कोरिन वही शेफर्ड है। जब सीलिया और रोजालिन फॉरेस्ट में पहुंचे थे तो कोरिन ने इन लोगों की मदद की थी एक कॉटेज और शीप खरीदने में। कोरिन इन्हीं लोगों के साथ रह करके इनकी भेड़ों को चराने का काम करता है। तो कुछ बातें इन लोगों की कोरिन से होती है, हम लोगों के काम का विशेष नहीं है। सीन 5 पर आइए, वहीं से 10 लाइन 12 लाइन नीचे उतरिए। सीन 5 पर आइए। अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का एक और भाग। एंटर सिल्वियस। सिल्वियस वही शेफर्ड था जो जंगल आने पर रोजालिन और सीलिया को मिलता है। कोरिन और सिल्वियस ये दो मिलते हैं। सिल्वियस को फेबे नाम की एक लड़की से प्रेम है और प्रेम हुआ और शादी हो गई। तो इतना आसान तो नहीं होनी चाहिए जिंदगी, फिर तो नाटक आगे नहीं बढ़े। सिल्वियस फेबे से प्रेम करता है लेकिन फेबे सिल्वियस को भाव नहीं देती है। सिल्वियस बोलता है, ओ स्वीट फेबे। फेब पढ़ेंगे इसको या फेबे पढ़ेंगे? डू नॉट स्कोर्न मी, मुझसे नफरत मत करो। डू नॉट फेब, मुझसे नफरत मत करो। से दैट यू लव मी नॉट, बट से नॉट सो इन बिटरनेस। तुम ये बोलो मुझसे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन इतनी कड़वाहट के साथ मत बोलो। सिल्वियस फेबे पर जान देता है और फेबे सिल्वियस पर भाव नहीं देती। तो सिल्वियस जब इस तरह की बातें कर रहा था, सिल्वियस इस तरह की बातें कर रहा था, इतने में वहां पर रोजालिन और सीलिया आ गए। वहां पर रोजालिन और सीलिया आ गए और कोरिन भी चला आया। फेबे बोलती है, आई वुड नॉट बी राइट एक्सक्यूशनर, मैं तुमको फांसी नहीं दे रही हूं। आई फ्लाई दी फॉर आई वुड नॉट इंजर दी, मैं तुमसे दूर जा रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मैं तुम्हें कोई ठेस पहुंचाऊं। फेबे उससे प्यार नहीं करती। Thou tellest me there is murder in my eyes, तुम बोलते हो कि मेरी निगाहें कातिल है, या इस तरह की बातें जो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच आमतौर पर चलती है। इसी तरह से ये लोग बातें करते हैं। फेबे की बातें सुनकर के, फेबे की निष्ठुरता, क्रूएलिटी टुवर्ड्स सिल्वियस, ये देख करके रोजालिन को गुस्सा आ जाता है। सिल्वियस बार बार प्रेम का निवेदन कर रहा है फेबे से, और फेबे बार बार क्रूरता से उसे भगा देती। फेबे का डायलॉग है, बट टिल दैट टाइम कम नॉट डाउन नियर मी। तुम मेरे पास पिटी मी नॉट, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, मेरे पास बताओ, दूर हटो, ये सब बातें करती है। ये सुनकर के थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है रोजालिन। एंड व्हाई आई प्रे यू, रोजालिन का डायलॉग है, फिर मैं तुम ये बतलाओ कि ये तुमसे प्यार क्यों ना करे। Who might be your mother that you insult, exalt and all at once। तुम इस तरह से इसका अपमान क्यों कर रही हो? ओवर द wretched, इस बेचारे अभागे का इस तरह से अपमान क्यों कर रही हो? What though you have no beauty, और तुम कोई बेहद खूबसूरत नहीं हो। As by my faith I see no more in you than without candle may go dark to bed।
रोजालिन उसको डपटती है कि फेबे को कि तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो जो तुम इस प्रकार से सिल्वियस के प्रेम को ठुकरा रही हो, इसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही हो और इतना क्रूअली इसके साथ व्यवहार कर रही हो। लेकिन अब फेबे रोजालिन के डांट को सुन करके बड़ा मुग्ध हो गई रोजालिन पर ही और रोजालिन से ही प्यार करने लगी। फेबे बोलती है, फॉर नो इल विल आई बेयर यू, मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार। मिला डायलॉग? नहीं मिला। रोजालिन के डायलॉग के बाद फेबे का डायलॉग देखिए, मिला? फॉर नो इल विल आई बेयर यू, मैं तुमसे प्यार करने को तैयार हूं। मिल गया? Yes sir, 47 पे मिल गया। रोजालिन ने फेबे को डांटा फेबे के निष्ठुरता पर, और फेबे जो बार बार सिल्वियस के प्यार को ठुकरा रही है तो उसको डांटती डपटती है कि सिल्वियस तुमसे इतना प्रेम करता है और तुम इसके प्यार को ठुकरा रही हो, और तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो जितना सुंदर तुम अपने आप को समझ रही हो। रोजालिन डांट रही थी, इसका मतलब कौन डांट रहा था? गैनीमेड। तो फेबे को गैनीमेड से प्यार हो गया कि नहीं, तुम आकर्षक हो, मैं तुमसे प्यार करूं। रोजालिन बोलती है, आई प्रे यू डू नॉट फॉल इन लव विथ मी, मेरा तुमसे आग्रह है कि मुझसे प्यार नहीं करो, फॉर आई एम फॉल्सर देन vows मेड इन माइंड, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं। शराब पी करके जब लोग कस्में खाते हैं तो वे कस्में जितनी झूठी होती है उससे भी झूठी मैं हूं। मतलब रोजालिन क्या बोलना चाहती है? कि वो लड़की है सर, कि मैं पुरुष नहीं हूं। Besides, I like you not। और सबसे बड़ी बात तो है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम भले मुझको पसंद करती हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब तो बात वही हो गई, सिल्वियस फेबे को पसंद कर रहा है, फेबे सिल्वियस को पसंद नहीं कर रही है, और फेबे गैनीमेड को पसंद कर रही है और गैनीमेड पसंद नहीं कर रही है फेबे को। बात तो फिर वही होगी जिस बात के लिए रोजालिन डांट रही थी। याद रखिए, ये रोमांटिक कॉमेडी है, तो कितने पेयर्स हो गए? रोजालिन ऑरलैंडो 1, फेबे सिल्वियस 2, टचस्टोन और ऑड्रे 3, अब तक तो 3 हुए। उसके बाद वहां से रोजालिन और सीलिया चले जाते हैं डांट डपट करके फेबे को। फेबे बोलती है, Dead shepherd, now I find thy saw of might। सिल्वियस को बोलती है कि शेफर्ड, अब तुम्हारे डायलॉग में मुझको अर्थ समझ में आ रहा है, तुम जो इतनी बातें मुझसे करते हो तो तुम्हारी बातों में मुझे अर्थ समझ में आ रहा है। और अगली लाइन जो है, ये व्हाट्सएप का आपका स्टेटस हो सकता है या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है। Whoever loved that loved not at first sight, उसने प्रेम नहीं किया जिसने पहली नजर में प्रेम नहीं किया। अगर पहली नजर में प्यार नहीं हो तो फिर उसको सच्चा प्यार नहीं बोलेंगे। ये फेबे बोलती है। फेबे को किससे प्रेम हो गया? गैनीमेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ज्यादा इनकी पिछली बातों पर ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना। ऐसे भी मेरी उम्र हो गई है, तो सिल्वियस और फेब के बाद में हमको क्या इंटरेस्ट हो सकता है। इधर एक्ट 4 सीन 1 पर चले आए। एक्ट 4 सीन 1। रोजलिन, सीरिया और जैक्स की मुलाकात होती है। जैक्स उसी तरह से मुंह लटकाए हुए है। जैक्स कैसा फिलोसोफर है? जैक्स कैसा फिलोसोफर है? मेलंखोली, हर वक्त उदास रहने वाला फिलोसोफर है। जबकि रोजलिन कैसी है? रोजलिन जोवियल है, हैप्पी मूड की है, विटी है, ह्यूमरस है। तो इन दोनों की बातें चल रही है। इतने में वहां पर ऑरलैंडो आया।
ऑरलैंडो आकर के बोलता है, 2 लाइन नीचे ऑरलैंडो का डायलॉग है, गुड डे एंड हैप्पीनेस डियर रोजलिन। वो रोजलिन को आकर के गुड मॉर्निंग बोलता है या गुड डे बोलता है, जो भी बोलना है वो आकर के बोलता है। फिर दोनों अपना आपस में बातें करने लगते हैं। जैक्स वहां से चला जाता है। रोजलिन उससे नाराज है क्योंकि ऑरलैंडो देर से आया। ऑरलैंडो सफाई देता है उसको, माय फेयर रोजलिन। ऑरलैंडो का डायलॉग है, माय फेयर रोजलिन, आई कम विद इन एन आवर ऑफ माय प्रॉमिस। ज्यादा देर थोड़ी हुआ है, मैंने शाम को 4 बजे आने के लिए कहा था, अभी 4:30 बज रहा है। ज्यादा देर थोड़ी हुआ। आमतौर पर होता क्या है, अगर प्रेमी प्रेमिका को मिलना है, प्रेमिका ने प्रेमी को बुलाया है झील के कैफेटेरिया पर 4 बजे, तो प्रेमी कितने बजे पहुंचता है? 3:55 में। 3:30 बजे। 2 ही बजे पहुंच जाएगा वहां, 2 ही बजे पहुंच जाएगा। लेकिन यहां ऑरलैंडो क्या कर रहा है, अगर 4 बजे का वक्त दिया है तो कितने बजे पहुंच रहा है? 4:45 बजे, 4:30 बजे। रोजलिन इस बात से नाराज है, बोलती है, ब्रेक एन आवर्स प्रॉमिस इन लव। प्रेम में ये तो प्रॉमिस तोड़ने जैसा है कि 4 बजे बोला था और 4:30 बजे पहुंचा। वो फिर अपनी बात को थोड़ा सा लंबा खींचती है, that will divide a minute into 1,000 parts and break but a part of the 1,000 part of a minute in the affair of love. It may be said of him that Cupid hath clapped him on the shoulder, but I'll warrant him heart whole. वो अपना वही लंबा बात खींचती है कि 1 मिनट को 1000 सेकंड में बांट दीजिए और 1000 के 1000वें भाग को भी लेट कीजिएगा, तो ये उचित नहीं है। इस तरह की बातें करती है। पार्डन मी रोजलिन, मुझको माफ कर दो रोजलिन। लगभग यहां से आप 2 पेज आगे बढ़िए, लगभग 3 पेज आगे बढ़िए। सीन 2 आया, सीन 2 आ गया। यस सर। 53 सीन 2 से भी आगे बढ़िए। जैक से कोई मतलब नहीं है, सीन 3 पर आइए। उसके बाद ऑरलैंडो वहां से रोजलिन से बातचीत करने के बाद चला और फिर प्रॉमिस किया कि वो फिर आएगा दूसरे दिन। सीन 3 फॉरेस्ट है। एंटर रोजलिन एंड सीरिया। रोजलिन और सीरिया एंटर करते हैं। एंटर करते हैं मतलब कहां एंटर करते हैं? बार बार जो ये डायलॉग आता है, एंटर रोजलिन एंड सीरिया, एंटर कहां एंटर करते हैं एग्जैक्टली? स्टेज पे। स्टेज पर एंटर करते हैं। स्टेज पर एंटर करते हैं। स्टेज पर एंटर करते हैं। एंटर रोजलिन एंड सीरिया। प्रॉमिस किया हुआ था ऑरलैंडो ने कि मैं इतने बजे आऊंगा, और फिर आज लेट हो रहा है ऑरलैंडो। तो अगर प्रेमी बार बार आने में लेट कर रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? इग्नोर है। इग्नोर कर रहा है एक। दूसरा, लापरवाह किस्म का आदमी है, आप ऐसे आदमी से बचिए। ये 2 वजह हो सकती है। या तीसरा कि वो सच्चा प्रेम नहीं करता है। रोजलिन सीरिया से पूछती है, हाउ से यू नाउ, अब तुम क्या बोलती हो? इज इट नॉट पास्ट 2 o'clock? 2 से ज्यादा बज गए हैं। उसने प्रॉमिस किया था आ जाएंगे, लेकिन अब तो 2 से ज्यादा बज गए हैं। एंड हियर मच ऑरलैंडो, और ऑरलैंडो का यहां पर कोई अता पता नहीं है। I warrant you with pure love and troubled brain, he hath taken his bow and arrows and is gone forth to sleep. सीरिया उसको चिढ़ा रही है कि मैं तुम्हें बताती हूं, मन में प्रेम का भाव लेकर के, और मन तो उसका परेशान होगा, शांति की तलाश में वो अपना तीर धनुष लेकर के निकला होगा शिकार करने के लिए, और किसी पेड़ के नीचे बैठ करके सो रहा। लोग हुकाम सिया, अरे देखो सामने से कौन आ रहा।
तो सामने से कौन आ रहा था? सिल्वियस। सिल्वियस आकर के बोलता है, माई एरेंड इज टू यू, फेयर यूथ। ओ फेयर यूथ, ओ स्मार्ट युवक, मैं तुम्हारे पास आया हूं। कौन से स्मार्ट युवक के पास आया? ऑरलैंडो सर। गैनीमेड के पास। गैनीमेड। अंदाज से कुछ बोल दो, कुछ अंदाज से बोल देना। ओ गैनीमेड, मैं तुम्हारे पास आया हूं। My gentle fate did bid me give you this। और गैनीमेड को एक चिट्ठी देता है और बोलता है कि मेरी प्रेमिका फेबे ने तुम्हारे लिए ये पत्र भेजा। I know not the contents। पत्र में क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता है, but as I guess, लेकिन मेरा अनुमान है, by the stern brow and waspish accent which she did use as she was writing of it, it bears an angry tenor। लेकिन पत्र लिखते समय सिल्वियस के चेहरे पर जो गुस्से का भाव था, उस भाव से मुझको अंदाज लग रहा है कि इस पत्र में फेबे ने तुम्हें डांटा डपटा होगा। Pardon me, I am but as a guiltless messenger। और अगर फेबे ने इस पत्र में तुम्हें डांटा है गैनीमेड, तो मुझे माफ करना, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रहा हूं। ये पत्र लो और पढ़ो, फेबे ने भेजा है तुम्हारे पास ये पत्र। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं हम, इमीडिएटली कनेक्ट हो। इमीडिएटली करके आता है गैनीमेड के पास कि इस पत्र को गैनीमेड तुम्हारे लिए भेजा है मेरी प्रेमिका फेबे ने। और जिस समय वह पत्र लिख रही थी बड़े गुस्से में थी, चेहरा तमतमाया हुआ था। क्या था? बीच में लाइन पढ़िए चौथी, स्टर्न ब्राउ, उसकी भौएं तनी हुई थी, एंड वैस्पिश एक्शन। वैस्प बोलते हैं, बिरनी देखे हैं? यस सर। होती है ना बिरनी, मधुमक्खी से थोड़ी सी बड़ी होती है, पीले रंग की, तो उसी को बोलते हैं वैस्प। और वैस्पिश एक्शन के तरह लिख रही थी, यानी बड़ी तेजी से लिख रही थी, ऐसा मानो कि कोई एकदम तमतमाई हुई और डंक मार दिया हो किसी ने। तो मुझे तो ये, मैंने पत्र नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे पत्र देख करके लग रहा है कि जरूर इसमें फेबे ने तुम्हारे प्रति गुस्सा व्यक्त किया है। और अगर गुस्सा व्यक्त किया है तो गैनीमेड मुझे माफ करना, क्योंकि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो बस पत्रवाहक हूं। रोजालिन बोलती है, पेशेंस हरसेल्फ वुड स्टार्टल एट दिस लेटर। रोजालिन बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पत्र को पढ़ दूं। और रोजालिन पत्र को पढ़ना शुरू कर, 5-6 लाइन नीचे पत्र को पढ़ती। पत्र में क्या लिखा हुआ था? पत्र में दरअसल ये प्रेम पत्र था। सिल्वियस ने इस पत्र में रोजालिन को लिखा था, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। और किसके हाथों भेज रही है चिट्ठी? अपने ही प्रेमी के हाथों भेज रही है, सिल्वियस के हाथों भेज रही है दूसरे को पत्र। ये तो बदमाशी है फेबे की। रोजालिन बोलती है, कम कम, यू आर अ फूल। सिल्वियस तुम चिट्ठी पढ़ करके बोलती है, सिल्वियस तुम बहुत भारी मूर्ख हो, एंड टर्न इनटू द एक्सट्रीमिटी ऑफ लव, और प्रेम में तुम बिल्कुल दीवाने हो गए हो। आई सॉ हर हैंड। सिल्वियस को तुम भूल जाओ, सिल्वियस देखने में कुरूप है, अच्छी नहीं है। आई सॉ हर हैंड, मैंने उसका हाथ देखा था। शी हैज अ लेदर्ड हैंड, हाथ लग रहा है जैसे कि भालू का हाथ हो, बाल उगे हुए हैं, बड़े बड़े, भद्दा सा दिखाई देता है। अ फ्रीस्टोन कलर्ड है, काले रंग का हाथ है। फ्रीस्टोन मीन्स काले रंग का हाथ है। I verily did think that her old gloves were on। शुरू में तो लगा कि वो भालू के बालों वाला अपना ग्लव्स पहने हुए है, लेकिन उसका गौर से देखे तो उसका हाथ तो एकदम भालू जैसा दिखाई दे रहा है। कुल मिला जुला करके रोजालिन ये बोल रही है कि सिल्वियस तुम फेबे को भूल जाओ, क्योंकि फेबे एक बेहद क्रूर लड़की। लेकिन सिल्वियस तो मानने को तैयार है क्या? एक बार प्रेम हो जाएगा तो पापा मम्मी लाख समझाते रहे, आपको लगेगा कि दुनिया की सबसे सुंदर युवती और आपके लिए
योग्य युवती यही है या दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे योग्य युवक आपके लिए यही है? तो वही हाल सिल्वियस का, ह्यूमन नेचर है। जो सिल्वियस के साथ हुआ वही आपके साथ और हमारे साथ होता है। हमारी जानने के लिए तैयार नहीं है कि फीबे किसी रूप से सुंदर नहीं है। रोजालिन उसको लाख भड़काती है, सिल्वियस जो है वो मानने को तैयार नहीं। सिल्वियस बोलता है कि उससे सुंदर तो कोई है ही नहीं। उसके बाद फिर सिल्वियस बातचीत करके चला जाता। रोजालिन उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम फेबे को भूल जाओ, लेकिन वो भूलने के लिए तैयार नहीं है। सीलिया भी अफसोस प्रकट करती है इस मूर्ख सिल्वियस पर। खैर, एग्जिट सिल्वियस, एंटर ओलिवर। मिल गया, लगभग एक पन्ना आगे देखिए, एंटर ओलिवर। यस सर। ओलिवर हम लोगों का छूटा हुआ था बहुत देर से। ओलिवर को लास्ट हम लोगों ने कहां पढ़ा था? लास्ट पढ़ा था फर्डिनेंड ने उसको धमकाया था कि अगर अपने भाई को पकड़ करके नहीं लाओगे तो तुम्हारी संपत्ति, सारी जमीन, सब कुछ जब्त हो जाएगा। और ये जान बचा करके ओलिवर कहां भाग करके आया? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अभी किसके पास आया है? गेनीमेड। और गेनीमेड के साथ कौन है? सीलिया। एलिना। सीलिया किसके वेश में? एक कंट्री वुमन के वेश में है एलिना। ओलिवर बोलता है गुड मॉर्निंग फेबर्स, आकर के दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है। प्रे यू इफ यू नो वेयर इज द प्यूरिलियस ऑफ दिस फॉरेस्ट स्टैंड्स। क्या आप लोग मुझे बता सकती हैं कि यह जंगल का किनारा कहां पर है? शीप कोट, जहां पर की एक कॉटेज है और भेड़ों का बाड़ा है, fenced about with olive trees, और आसपास ऑलिव के पेड़ हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? ओलिवर आकर के सीलिया से पूछता है। सीलिया किसके वेश में? एलिना। एक देहाती महिला के वेश में, एलिना का वेश में। वेस्ट ऑफ दिस प्लेस, यहां से पश्चिम की ओर है, डाउन इन द नेबर बॉटम, आगे की तरफ। अब देखिए, विट एंड ह्यूमर है, ये रोमांटिक कॉमेडी है, तो अब थोड़ी सी दिल लगी सीलिया भी करेगी। वो बतलाती है कि हाँ उधर है, उधर है, इधर चले जाइए, उधर चले जाइए, वहां पर मिलेगा। देयर इज नन विदिन, लेकिन वहां पर कोई कॉटेज नहीं मिलेगा। दरअसल कॉटेज कहां था? जहां पर सीलिया खड़ी थी। आपसे, हम यहां पर बैठे हुए हैं और आपसे कोई पूछे कि सर आप कहां पर रहते हैं, तो हम आपको बता दें कि झंडा चौक चले जाओ, झंडा चौक से चले जाओ पीटीसी चौक, और पीटीसी चौक से तुम चले जाओ चर्च के सामने। और आप कहां खड़े थे? तो चर्च के सामने ही खड़े थे। तो वही कर रही है सीलिया। ओलिवर बोलता है इफ दैट एन आई में प्रॉफिट बाय योर टंग, आपको देखने और आपकी बातें सुनने के बाद, देन शुड आई नो यू बाय डिस्क्रिप्शन, और आपका डिस्क्रिप्शन देखने के बाद, सच गारमेंट्स, इसी तरह के कपड़े, सच ईयर्स, यही उम्र। मुझे तो लगता है कि आप एलिना है, क्योंकि मुझे मेरे भाई ने बतलाया था कि तुम जा करके उन दोनों के पास जाओ, गेनीमेड और एलिना के पास जाओ और मदद मांग करके लाओ। और उसने मुझे बताया था द बॉय इज फेयर, उन दोनों में जो लड़का है वो थोड़ा सा गोरा है और फीमेल फेवर, और लड़का जो है बिल्कुल लड़की की तरह देखने में है। किसके बारे में बात कर रहा है? सिल्विया। Ganymede. Ganymede के बारे में। He bestows himself like a right sister, और वो ऐसे व्यवहार करता है मानो कि परिपक्व बहन हो, मैच्योर्ड बहन हो दूसरी महिला के लिए। और उसके साथ जो औरत रहती है, द वुमन लो, छोटे कद की है, एंड ब्राउनर देन हर ब्रदर, थोड़ी सी सांवली है अपने भाई की अपेक्षा। Not you the owner of the house, I did inquire for. क्या तुम उसी कॉटेज की मालकिन नहीं हो? तो सीलिया बोलती है कि हाँ मैं हूं। तब ओलिवर बतलाता है ऑरलैंडो डथ कमेंड हिम टू बोथ
टू यू बोथ, ऑरलैंडो ने मुझे तुम दोनों के पास भेजा है। ऑरलैंडो को आना था 2 बजे, लेकिन ऑरलैंडो को आने में देर हो गई है। ये लोग इंतजार कर रहे थे ऑरलैंडो का। ऑरलैंडो के पहुंचने के बजाय क्या आया, ओलिवर उसका मैसेज देता है। And to that youth he calls his Rosalind. ऑरलैंडो ने ही मुझे तुम दोनों के पास भेजा है, गेनीमेड और एलिना के पास। और गेनीमेड को वो रोजालिन नाम से पुकारता है। He sends this bloody napkin. और उसके बाद ओलिवर एक खून से सने हुए रुमाल को बढ़ाता है सीरिया की ओर, रोजालिन की ओर। उसने ये खून से सना हुआ रुमाल भेजा है। आर यू ही? गेनीमेड से पूछता है, क्या तुम ही हो गेनीमेड? ये खून से सना हुआ रुमाल तुम्हारे लिए भेजा है उसने। रोजालिन बोलती, आई है, हाँ नहीं हूं गेनीमेड। What must we understand by this? इस खून से सने हुए रुमाल दिखाने का क्या मतलब? ओलिवर बोलता है, some of my shame. ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं शर्मिंदा हूं इस बात के लिए। If you will know of me, अगर तुम मेरे बारे में जानोगी, what man I am, कि मैं कौन हूं, and how, कैसा हूं, and why, and where this handkerchief was stained, जब तुम्हें पता चलेगा कैसे, कहां और क्यों इस रुमाल में खून के धब्बे लगे हैं, तो तुम मुझ पर गुस्सा होगी और मैं शर्मिंदा हूं। I pray you, tell it. मेरा आपसे आग्रह है कि बतलाइए इस रुमाल में क्यों खून लगा हुआ है, कैसे खून लगा हुआ है। यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं।